नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक तो हर साल पूछा जाता है और कहीं ना कहीं क्लास 10वीं के लिए विद्यार्थियों के लिए भी ये टॉपिक बड़ा ही शानदार है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विक लवण, जिसे कहते हैं हम डबल साल्ट, और उपसहसंयोजक यौगिक, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। ये आपका उपसहसंयोजक चैप्टर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक के बगैर जो है आप उस चैप्टर में शायद ही कुछ समझ पाएँ, क्योंकि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझ गए तो समझ जाइए पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को ब्रीफ करना, क्योंकि ये बड़ा ही आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द्विक लवण सबसे पहले किसे कहते हैं, डबल साल्ट होता क्या। नाम से ही पता चल रहा कि डबल साल्ट मतलब दो साल्ट यानी दो लवण। कहने का तात्पर्य है कि वे लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बनते हैं, वे लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्विक लवण। ठीक है ना। और उपसहसंयोजक यौगिक कह रहा कि उपसहसंयोजक यौगिक ये जो है सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के जो है कंपाउंड से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है ना। सरल और जटिल दोनों प्रकार के कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो आइए समझते हैं कि सरल लवण की क्या क्या परिभाषा है। सरल लवण कह रहा कि ऐसा लवण जो दो या दो से अधिक सरल लवणों से मिलकर बनता है ना, उसे द्विक लवण कहते हैं। कौन सा लवण कहते हैं, द्विक लवण। और ऐसा यौगिक जो सरल के साथ साथ जो है उसमें जटिल कंपाउंड्स, जटिल यौगिक भी जो है सम्मिलित होते हैं, ऐसे यौगिक को हम जो है उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो जो सरल लवण होते हैं उनमें हम बात करें तो जैसे मानिए कि आपके पास जो फिटकरी है, जिसको आप पोटाश एलम बोलते हो, जो पोटाश एलम होता है दोस्त ना, उसमें पोटाश एलम फिटकरी का कई नाम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम इसका है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, उसमें पोटेशियम सल्फेट भी है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी है। अतः वह जो है फिटकरी हमारा जो है एक द्विक लवण होता है, क्योंकि उसमें दो लवण है, एक पोटेशियम सल्फेट लवण है और एक एल्यूमिनियम सल्फेट लवण है। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जो द्विक लवण होते हैं केवल ठोस अवस्था में ही अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। यदि हम इन्हें जल में घोल दें, इनका विलयन बना दें, या फिर हम इन्हें वाष्पित कर दें, तो यह अपनी पहचान को खो देते हैं। कहने का मतलब ठोस अवस्था में तो यह जो है आप इन्हें द्विक लवण पहचान लेंगे, लेकिन जैसे ही इनको घोल कर कोई विलयन तैयार कर दिया गया, क्योंकि जितने भी द्विक लवण होते हैं उन्हें जल में घोलने पर वह अपने सबसे आसान से आसान, कह सकते हैं कि सबसे आसान सरल आयनों में ये टूट जाते हैं। ठीक है ना दोस्त। और ये कह रहा है कि उपसहसंयोजक यौगिक में ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान को क्या कहते हैं, बना, चाहे ठोस हो या आप इन्हें किसी जो है विलयन में घोल दें, और घोलने के बाद यह सरल और जटिल दोनों प्रकार के जो है आयनों में टूटता भी मैंने बताया। तो आप जटिल आयन को देखकर पहचान सकते हैं कि जटिल आयन जो है उपसहसंयोजक यौगिक कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना। तो यह जो है
केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखता है, और यह ठोस एवं कह रहा कि ठोस एवं विलयन सभी अवस्थाओं में जो है उपसहसंयोजक यौगिक अपनी पहचान को बनाए रखता है। एक बात और है, उपसहसंयोजक यौगिक को हम जटिल यौगिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, संकुल यौगिक भी कह सकते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक कहिए, चाहे संकुल यौगिक कहिए, चाहे जटिल यौगिक कहिए, चाहे इसे संकर यौगिक कहिए, सारे नाम इसके हैं, ठीक है। लेकिन सरल यौगिक के नाम जो हैं, या फिर आप इसे द्विक लवण जो है, द्विक लवण को हम जो है सरल लवण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि विलयन में केवल सरल आयनों में जो विलयन होते हैं केवल सरल आयनों में टूटते। मैंने कहा ना, जल में आप जब इसे घोलेंगे तो यह केवल सरल आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जल में घोलने पर यह सरल आयन में टूट जाते हैं। और यहाँ करा कि सरल व जटिल दोनों प्रकार के आयनों में टूटते हैं, क्योंकि अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। इस कारण से जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो सरल व जटिल दोनों प्रकार के जो है यौगिकों में टूट जाते हैं, ठीक है दोस्त। और आगे बढ़े, देखिए जैसे आप अगर FeSO4 इंटू NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2, मोहर लवण है ये, मोहर लवण का सूत्र है, या आप इसे जो है फिर फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोल सकते हैं, मोहर लवण। इसको आपने जल में घोल दिया, ये देखिए तीर के निशान है, यहाँ पे H2O रहेगा, और H2O में जैसे ही आपने इसे घोला तो देखिए Fe2 पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, 2NH4 पॉजिटिव आयन, और फिर उसके बाद जो है SO4 नेगेटिव आयन, और फिर 6H2O, ठीक है ना। तो आपने इसे घोला तो यह देखिए यह आयरन, फेरस, आयरन भी बोल सकते हैं, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इन सभी छोटे छोटे जो है सरल से सरल जो है आयनों में क्या हो गया है, यह टूट गया है। और ये जो है जब आपने इससे जटिल यौगिक को घोला तो देखिए इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब आपने घोला तो यह K4 एक सरल आयन दिया, और ये जो है एक जटिल आयन है, ठीक है ना। FeCN6 जो है जटिल आयन है, और K4 आयन जो है क्या है, यह एक सरल आयन है। तो यह सरल के साथ साथ, ये तो सरल आयन है, ये K4 पॉजिटिव, यह एक सरल आयन है, और जबकि यह क्या है, एक जटिल आयन है। तो जैसे कि ये सरल के साथ साथ जो है जटिल आयनों में भी क्या होते हैं, टूटते हैं। और यह जो द्विक लवण होते हैं इन्हें जल में घोलने पर ये सरल से सरल या सरलतम जो है आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आयनों में टूटते हैं, इसका अर्थ इसमें अधिकतर आयनिक बंध होते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध, यानी द्विक लवण में अधिकांश जो है आयनिक बंध पाए जाते हैं। और इसमें आयनिक के साथ साथ सहसंयोजक, उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें आयनिक के साथ साथ जो है करा कि सहसंयोजक, उपसहसंयोजक तथा सहसंयोजक, उपसहसंयोजक और आयनिक बंध तीनों प्रकार के बंध क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जबकि यह सरल आयनों में टूटता है तो इसमें अधिकतर जो है आयनिक बंध पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। भौतिक गुण आयनों से भिन्न परंतु रासायनिक गुण आयनों के समान होते हैं। जब तोड़ दिया जाता है इन्हें आयनों में तो जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, जबकि रासायनिक गुण जो है क्या होते हैं, आयनों के समान होते हैं। यानी जब आप इसे जल में घोल देंगे और घोलने के बाद एक विलयन तैयार कर लेंगे, और जब विलयन तैयार कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये अपने सरल आयनों में टूट जाएगा। फिर आप पहचान नहीं पाएंगे कि मतलब ये आयन किस यौगिक से लिया गया है। लेकिन भौतिक गुण के अनुसार आप इसे नहीं पहचान पाएंगे, रासायनिक गुण के अनुसार आप शायद इन्हें पहचान ले। इस कारण से ये कह रहा है कि भौतिक गुणों या भौतिक गुण आयनों से भिन्न परंतु रासायनिक गुण आयनों के क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है।
का चाहे कोई भी यौगिक आप तोड़े, जो आयन निकलते हैं वो लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं सभी में वे आयन। उसके बाद आगे वो कह रहा है कि उपसहसंयोजक यौगिक में इनके भौतिक व रासायनिक गुण आयनों से भिन्न होते हैं। आप भौतिक व रासायनिक गुण आयनों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि यह जटिल यौगिक है। जब आप इन्हें जल में घोलकर आयनों में तोड़ेंगे तो क्या कह रहा है कि इनके भौतिक व रासायनिक गुण आयनों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये 4 अंतर महत्वपूर्ण अंतर है दोस्त। परीक्षा में इन चारों अंतरों को अगर आपने लिख दिया तो समझ जाइए आप जो है परीक्षा में इसके पूरे नंबर पा सकते हैं। और देखिए द्विक लवण के एग्जाम्पल हैं K2SO4 Al2SO4 का थ्राई 24H2O, फिटकरी का सूत्र, ठीक है ना। ये देखिए पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, सल्फेट है, यानी फिटकरी हमारा एक द्विक लवण है। फिटकरी हमारा एक द्विक लवण है जिसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसे कभी कभी पोटास एलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटास एलम भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2, इसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। सामान्य भाषा में इसका नाम मोहर लवण है। कौन सा लवण है, मोहर लवण। और इसे जो है क्या किया जाता है, जल में घोलने पर यह अपने सलाइनों में टूट जाता है। इसमें भी दो लवण है, जैसे एक फेरस सल्फेट है, एक अमोनियम सल्फेट है। इसमें भी 2 लवण है, जैसे एक पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है ना। तो जो 2 सरल लवणों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही तो हम कहते हैं द्विक लवण। और देखिए इसमें देखिए K4FeCN6 जटिल यौगिक, जिसे हम कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है K4FeCN6 फेरस अमोनियम। यहाँ पे जो है आपका ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और ये CuNH3 का NH3SO4, इसका नाम है यहाँ कापर अमोनियम सल्फेट, यानी कापर अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और जो है उपसहसंयोजक यौगिक के IUPAC भी लगभग जो है हर साल परीक्षा में पूछता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फिर मैं उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि जो बच्चे या तो आप इसे पोस्ट करके लिख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है फिर आगे की बातें होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े इसका भी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म किया था, लेकिन यकीनन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे तैयार कर लीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह की एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।